नमस्कार, मैं हूं पत्रकार परिसेकिया और आपका हैशटैग नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की यूट्यूब लाइव में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बंधुआ मजदूरी जैसे सीरियस इशू पे बात करने जा रहे हैं। आज 9 फेब है और आज ही के दिन बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 को 50 साल हो चुके। लेकिन बच्चे भी बंधुआ मजदूरी के शिकार होते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है अलामिन मॉन्डल। अलामिन मॉडल सिर्फ 19 साल के हैं और वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिला के अमरागाछी गांव से आते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये एपिसोड किसी को ब्लेम करने या सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं, बल्कि सुनने समझने और सीखने के लिए है। अलामिन को आर्थिक स्थिति के चलते उन्हें क्लास 5 के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परिवार को संभालने के लिए अलामिन ने सिलाई सीखी और अपने गांव के किसी जानने वाले इंसान से काम के लिए हेल्प मांगा। 2022 में उस इंसान ने अलामीन को वेस्ट बंगाल से पहले मुंबई फिर चेन्नई पहुंचाया। वहां एक ज्वेलरी बनाने के कारखाने में उनको काम पे लगा दिया। पर अलामीन को यह नहीं पता था कि उनका आने वाला वक्त कैसा होने वाला है। वहां 12 से लेके 14 घंटे बिना ब्रेक के काम करना, पगार के नाम पे कुछ नहीं मिलना और घर पे बात करने से लेके बाहर जाने तक का रोक टोक। 2023 में चेन्नई में सरकार और इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के नाम की जो संस्था है उनके साथ मिलकर चलाए गए एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अलामीन को वहां से बाहर निकाला गया। आज वो अपनी जिंदगी में दोबारा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ शोषण की नहीं बल्कि हिम्मत, चॉइस और अपनी आवाज को वापस पाने की कहानी है। आइए जानते हैं अलामीन की कहानी उनकी जुबानी। हेलो अलामीन, सबसे पहले मैं हेलो आपके और हाय। आपके पेरेंट्स का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझ पे भरोसा किया और आज आप यहाँ पर आए हमसे बात करने के लिए हमारे ऑडियंस के साथ। क्या आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आप आज के टाइम पे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और आपके सपने क्या हैं? माय नेम इज আলামিন মন্ডল। আমি इस समय क्लास 11 में पढ़ रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स से पढ़ रहा हूँ। ओके। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आर्ट्स में? मेरा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश और फिलोसफी। नाइस। तो कोई फेवरेट फिलोसोफर है अभी? और इंग्लिश का फेवरेट राइटर है। हाँ। आर के नारायण। वाह, वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। और आपके सपने क्या है? क्या सोचते हैं आप? मैं अभी काम सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सपना है मैं एक डर मुक्त और एक सम्मान भरी जीवन जीना चाहता हूँ और परिवार के साथ खुश। ऐसा काम सीख रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी में मैं कोर्स कर रहा हूँ अब। साइबर सिक्योरिटी में? शुरू के लिए मैं अरे वाह, साइबर सिक्योरिटी में आप दिलचस्प रखते हैं हम। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोशिश कर रहा हूँ इस पे जाने का। तो मेरा ये ड्रीम है। ये तो बहुत इंस्पायरिंग है और ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम जानें, है ना? तो अलामीन, क्या आप अगर कंफर्टेबल हैं अपनी पिछले लाइफ के बारे में थोड़ा सा शेयर कर, नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब 13 साल का था तो मेरा परिवार का उतना अच्छा जो स्कूल के लिए रिस्पॉन्स वो नहीं था। बाबा वो रिक्शा चलाता है और माँ मार्ट में काम करता है। तो इसलिए वो उतना पैसा नहीं जुगाड़ कर सकते जो हमें स्कूल में पढ़ सकते हो। स्कूल में पैसा नहीं लगता, जो प्राइवेट ट्यूशन में जो पैसे लगते हैं उस पैसे को ना देने पर उतना ज़्यादा अच्छा पढ़ नहीं सका। तो इसलिए जब मैं फिर 15 साल का हुआ तो अब मुझे एहसास हुआ मैं स्कूल में जाके क्या कर लूँगा। तो मेरे को कोई काम करना चाहिए, माँ बाबा का हाथ पकड़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ काम करने के लिए कहीं चला जाता हूँ। मेरा जो गांव में आसपास में जो लड़का रहता है तो वो लोग को उस काम को करने के बाद घर बाड़ी गाड़ी ये सब कर ले रहा है। तो इस देख के मैं सोचा मैं भी एक काम कर चले जाता हूँ। तो उस दोस्तों को मैं बोला जे मैं भी एक काम करना चाहता हूँ।
तो आपके साथ ले जाओगे कि नहीं। तो उसने बोला हाँ ले जाऊंगा। तो मैंने पूछा जी कितना पैसा मिलता है, खाना पीना के छुट्टी रहेगा कि नहीं। उसने बोला हाँ सब कुछ रहेगा। तो उसने उस मालिक के साथ बात किया। तो मेरे को बोला हाँ ठीक है इस दिन पर आप जाओगे। तो मैंने जब सब तैयारी कर लिया जाने के लिए। तो जब मैं गया उधर पे जाने के बाद भी वो असली रूप में शुरू हो गया। तो पहली बारी जब मैं गेट के अंदर गया तो उस बारी वो गेट बंद हो गया। मैं उस जो 6 मंथ रहा था तो उस 6 मंथ में मैं एक बार भी बाहर नहीं आ सकी। तो इसलिए मैं घर पे भी बात नहीं कर सकता था। तो फोन भी उसने ले लिया था। तो जब मैं 2 से 3 दिन के बाद ही वो लोग काम करने के लिए जोर कर रहा था। तो मैं एक दिन किया 2 दिन किया फिर सोने दिया। सोने के बाद भी 5 घंटे में ही जगा देता था, फिर से 2 दिन काम करना पड़ता था। और वो नहीं बोल के ले गया था जो टाइम पे टाइम का कोई मतलब ही नहीं था। वो जितना टाइम काम नहीं होगा उतना टाइम भी मेरा काम करना चलता रहेगा। तो जब मैं काम शुरू किया तो मैंने सोचा मेरे पास फोन भी नहीं है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता, तो मैं किससे बोलूँ ये सब बात। तो मैं रोता था, कुछ समय रोता रहा। तो जब मैं सोचा और क्या कर सकता हूँ, बाहर घर में जाए जा सकते, तो इधर पे ही काम करना पड़ेगा मुझको। बाहर बाहरी घर का जो सोच था जे घर में जाके भी क्या करूँ। उधर भी एक ही हाल है, मेरा उतना भी अच्छा परिवार का स्ट्रांग नहीं था। तो इसलिए उधर काम करना चालू हो गया। तो जब काम किया तो मेरे को बाता ही नहीं था वो उस लोग ने जो एसिड में भी काम होता है। तो पहली बार भी उसने नाइट्रिक एसिड एवं और सल्फर एसिड में ही काम किया। तो पहली बार में ही हाथ में जो छिल गया था और कलर भी हो गया था, कोई मार्क्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट उधर जो उधर नाइट्रिक पे काज होता था। अ, उधर रहने के बाद जब मैं काम नहीं करता था वो लोग भी जोर करते थे, जब मैं नहीं मानता उस लोग मारते भी थे। तो मारने के बाद जब 6 मंथ हो गया तब आ, उधर की गवर्नमेंट ने मेरे को रेस्क्यू किया। ये अच्छा, ये काम क्या था अलामीन? ये जो सोने का चेन है गले में पड़ने के लिए, वो चेन का काम होता था उधर। अच्छा, ये जो इमिटेशन ज्वेलरी है वो, या फिर जो गोल्ड है? गोल्ड की। गोल्ड। गोल्ड की। ओके। ये फैक्ट्री का नाम आपको याद है? फैक्ट्री का नाम मुझे याद नहीं है। मैं मेरे को जब ले गया था तो रात के टाइम था। तो रात में जब गेट में अंदर वो जो घुसा उसके बाद मेरे को और कुछ नहीं पता उसका नाम क्या, उसका लोकेशन भी नहीं पता था। फोन उधर मालिक के पास ही था। अच्छा। और आपके जैसे और भी लड़के थे वहां पर? हाँ उधर और भी लड़के थे। वो उधर उधर वो 6 7 और मेरे जैसा और भी थे। कम उम्र के लड़के? हाँ कम उम्र के लड़के। और वो वेस्ट बंगाल से ही थे कि कहीं और स्टेट से थे? वो इस बंगाल से अनदर स्टेट भी से भी थे। अच्छा। तो ज़्यादा मेजोरिटी जो काम करने के वहाँ पर जो लोग थे वो कम उम्र के लड़के थे कि थोड़े बड़े उम्र के भी थे? कम उम्र की लड़के लड़के भी थे, बड़ी उम्र की लड़के भी थे। जो बड़ी उम्र के लड़के थे वो छोटे उम्र के लड़के को ले जाता था उधर काम करने के लिए। अच्छा। तो ऐसे काम में मतलब कम उम्र के लड़कों की ज़्यादा डिमांड है क्या? हाँ ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बड़े बड़े लड़के वो समझ चुका है जो इस काम करने के बाद भी उसका उतना स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए वो उसको जब ले जाता तो उसको कुछ कमीशन मिलता मालिक से। तो उस कमीशन के लिए वो छोटे छोटे बच्चे को समझ कर उधर लेके जाता था। वो बाड़ी जब घर पे आता था तब गाड़ी जो गाड़ी होता है वो गाड़ी चला के लोगों को देखा था जे मैं इतना पैसा कमाता हूँ इधर ही काम करता हूँ, तू भी चल, इतना छुट्टी मिलता है, खाना पीना सब मिलता है। जिस बंदे से आपकी बात हुई थी आपके गांव से ही थे? वही आपको लेके मेरा गया गाँव था? के हाँ वही लेके गए थे। अच्छा, और उसने आपको सब कुछ नहीं बताया था ये सब?
कि काम में ये सब दिक्कतें आने वाली है, रिस्की है ये काम? उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ बताया मैं खुद से ही उसको बताया जो खाने पीना मिलता है कि नहीं टाइम पे, सोने मिलता है कितना घंटा, हम्म। और घूमने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, संडे को छुट्टी रहता है कि नहीं, ये सब पूछा था। उसने बोला हाँ ये सब मिलता है। जब मैं गया तो ये सब कुछ नहीं मिला। और उसने क्या बोला, कितनी सैलरी मिलेगी? मैं तो जब गया था तब मैं थोड़ा सा 15 साल का था। तो जब उसने बोला 8,000 मिलेगा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं चला गया था। उस और टाइम पे मेरे को पैसे का जरूरत था बहुत। और जब वहाँ आप चले गए, वहाँ पहुँच गए, काम करना स्टार्ट, काम तो क्या बहुत जो उनने जोर जबरदस्ती ही स्टार्ट कराया जो आप कह रहे, तो कुछ भी पैसा रकम मिला था वो 6 महीने के टाइम जब तक आप निकले नहीं वहां से? जब मैं निकला ही नहीं, उसने कुछ पैसे भी नहीं दिया था, घर से बात भी नहीं करने देता था, तो पैसे कैसे मेरे को मिलेगा? जब मैं उधर से निकला तब गवर्नमेंट से कुछ पैसे मिला था। अच्छा। अलामीन, आपने हमारे साथ इतनी बड़ी बात शेयर की है, आई एम श्योर ये आपके लिए आसान नहीं था, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि रेस्क्यू के बाद ना लाइफ ठीक हो जाती है। तो आपके लिए जब आप वहाँ से आए तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे आपके लिए? सबसे बड़ी चैलेंजेस थी इस बात की, तो उधर वो जो 6 मंथ में थी उधर, हम्म। तो उसका जो याद वो इधर आने के बाद भी रहे। जो उधर सोने के बाद 4-5 घंटा सोने मिलता था, तो वो इधर आने के बाद भी वो चिंता माथा में घूरता था। जी 5 बजे उठना पड़ता था। ये सब चिंता 4-5 मंथ चला। चलने के बाद खुद को मैं समझाया कि इससे मेरे को बाहर निकला है, मेरा ड्रीम को मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। इसलिए मैं स्कूल में भर्ती होके उधर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और तो आपको सबसे ज्यादा किस इंसान ने ज्यादा हेल्प किया, या फिर किस चीज ने आपको बहुत सपोर्ट दिया, बहुत हौसला दिया इन चीजों से निकलने के लिए? पहली बात है, जो काउंसलिंग हुआ था उधर से खुद का परिवार ने जो मेरा साथ दिया, उससे मैं जल्दी खुद को रिकवर कर पाया। तो इससे बड़ा, इससे निकलने के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो इन काउंसलिंग के बाद वो जो हुआ मेरे साथ, उससे मैं इजीली रिकवर कर लिया खुद को। अच्छा। और ये काउंसलिंग कितना दिन तक चला? वो 2 महीने तक चला था। और काउंसलिंग से आपको काफी फर्क पड़ा? हाँ। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था आपके लिए, और फिर आपके पास सोल्यूशन भी आपको मिला कि काउंसलिंग ने आपको हेल्प किया, फिर आप स्कूल जाने लगे। तो अभी भी घर में ये टेंशन है, पैसे को लेके प्रेशर है? आप वो प्रेशर फील करते हैं कि आपको काम करना है, दोबारा काम में जाना है, ऐसा भी प्रेशर है अभी भी? उस प्रेशर है, तो मैं अब जो गवर्नमेंट के पास से जो पैसा आया था उससे मैं पढ़ सकता हूँ। वो जो ट्यूशन है उसमें भी जा सकता हूँ। उसको टेंशन, वो टेंशन मेरे माथा से चला गया। मेरा एक ही फोकस रहेगा अब, मेरे ड्रीम को पूर्ण करना और मेरे परिवार के साथ ठीक से रहना। और एक बात, जो मैं जो टाइम मिलता है, वो मेरा जो माँ माँ बाबा जो खेत में काम करता है, वो किसी से ले आए, तो उसको भाग देना पड़ता है। तो वो उस खेत में जब छोटा छोटा काम मिलता है, तो मैं जाता हूँ, उस छोटे छोटे काम को करता हूँ। उससे मेरा माँ बाबा को जो जो सॉल्व छोटे छोटे काम में सपोर्ट मिलता है, इसलिए। ओके। और आज आप अपने लिए कौन सी बात पे गर्व करते हैं? मैं इस बात पे प्राउड फील करता हूँ कि मैं टूटकर भी हार नहीं माना। तो मैं इस बात पे कोई बात पे मैं कोई बात पे झिझकते नहीं हूँ। मैं आज सबके सामने मेरा
अपना खुद का जो जर्नी था वो सबको बता सकता हो। आपकी जो जर्नी रही है और जो लोग इस वक्त आपकी स्टोरी सुन रहे हैं, इससे काफ़ी चीज़ें समझने के लिए भी एक मौका मिल रहा है कि बंधुआ मजदूरी में होता क्या है जब लोग जाते हैं। अगर आपको कहा जाए इस वक्त एक मैसेज देने के लिए सरकार को, किस तरह से ये चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो वो एक मैसेज सरकार के लिए क्या होगा? मेरा तरफ से वो ये होगा, जो ये जिनाई हुआ जिसका, वो काम पे मत जाए। इस जो बात है इसको सबको पास भेजना चाहिए। कोई कोई अनेक बहुत सारा स्कीम है, वो स्कीम का बात और स्कीम का जो बात होता है उसको चारी तरफ से छाड़ना चाहिए। तो इसको वजह से लोगों को सुनना मिलेगा जाए इस तरह का इसकी स्कीम है सरकार के पास। तो इससे मैं इतना इजी पढ़ सकता हूँ। तो इस सब बात को चारी तरफ में फैलेगा, तभी कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा। और एक बात है, एज के जब तक एज नहीं हो जाता खुद का, तब तक कोई काम के बारे में नहीं सोचे। सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचे और खुद के लिए छोटा छोटा काम करेगा तो इस टाइम पर हो जाएगा। अच्छा, तो सरकार को आप ये कहते हैं कि जो स्कीम्स है, एक तो पहला उम्र, एज, कि एज जब तक नहीं हो तब तक आप इस काम में नहीं जाए। और जो स्कीम्स हैं या फिर जिससे जो लोग इस काम में चले गए, उनको अगर कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं, तो उनके बारे में पता करें। मतलब कि सरकार को इसके बारे में बातें करनी चाहिए। जो अवेयरनेस है, जानकारी, वो स्प्रेड करना चाहिए कि लोगों को पता हो गांव गांव में, है ना। और जो लोग जाते हैं बंधुआ मजदूरी करने के लिए, लोगों किसी और को भरोसा करके, तो किस तरह का कठिनाइयों का उनका सामना करना पड़ता है कि सोने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, टॉर्चर है। ये बातें लोगों को पता नहीं होती अक्सर, है ना। तो इस बारे में आप कह रहे हो कि सरकार को बताना चाहिए, एक किस तरह से बताए वो, मतलब एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए उनको, चैनल। एडवर्टाइजमेंट भी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, उस पर भी कर सकता है। या जो माइक लेके जो गांव गांव में जाके स्कीम का बात लोगों को समझ सकता है, और लोगों को तरफ से वो बैनर भी दे सकता है, पोस्टर में बैनर भी मार सकता है। लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा। तो कहीं कहीं भी साउंड भी चला सकता है इस स्कीम के बारे में। तो इसके बाद ही लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की भी कोई स्कीम होता है। हम्म, सही बोला आपने। मतलब आप, डिजिटल का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन में है, आपको बस करने की जरूरत है ना। और जो लोग आपके सर्कल के, आपके फ्रेंड्स हो गए, या फिर आपके समाज में जितने भी लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, या फिर जो कोई दूर बैठा हुआ है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग को में धोखेबाजी से काम ना जाए। और बातचीत करें, पता करें पहले कि सच है कि नहीं। हाँ, लोगों से पहले भरोसा करके बातचीत करे, उसके बाद ही वो लोग काम पर जाए। तो जो लोगों को भरोसा करता है वो किसी के बात पे भी ना जाए। वो कोई भरोसेमंद लोग को पहले जज करे, उसके बाद ही उधर जाए, उधर देखे, उसके बाद ही उधर काम करे। कोई भी जगह जगह हो उधर, तो वो पहले किसी भरोसेमंद लोग को करे। इस बार बार ये बात बोलने के इस तरह का ये है। मैं जब गया था उसको मैं भरोसेमंद समझा, वो तो हम्म। इसका मन निकला। इसलिए मैं सारे लोगों को ये बात करना चाहता हूँ, जो काम पर जाए पहले भरोसेमंद लोग को ही समझ के जांच करके तब जाए। ओके, भरोसा नहीं करे, सिर्फ उनको फिर जांच पड़ताल भी करे कि वो सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, अपने फायदे के लिए बोल रहा है। सिर्फ भरोसा करने से नहीं होगा कि वो आपके गांव से है करके, पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने की भी ज़रूरत है। क्या यही ठीक। यही वजह रही है कि आपने डिजिटल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट लिया, कि डिजिटल सिक्योरिटी पे अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या इसका कोई कनेक्शन है इससे? ठीक। ठीक। तो अब डिजिटल सिक्योरिटी पे जो आप करियर बनाना चाह रहे हैं, तो कोई मतलब इसका इंस्पिरेशन क्या है?
क्यों लग रहा इंस्पिरेशन आप? है पहली बात है वो मेरा ड्रीम है। उसके लिए मैं जब 6 क्लास में था तब से इस बात का मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो साइबर सिक्योरिटी लेके जो कंप्यूटर में जो होता है उसके लेके मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उसके बाद पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो मेरा ड्रीम ड्रीम तो पुराना ही हुआ। तो जब मैं चेन्नई में थी तब मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता था। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा ड्रीम मैं जैसे भी करके पूरा कर सकूँ। और आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट मिला है। कोई कंप्लेन, कुछ? आप ना कोई खुश है? हम्म। वो मेरे को कोई कंप्लेन भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात की। मैं फिर से स्कूल जाने जा के पा लिए रहे हो आप? जा पा रहा हूँ। और एक बात है इसका मेरे को नहीं पता था मैं कब स्कूल जाने पाऊंगे भी नहीं, मैं काम पे चला गया था। तो गवर्नमेंट के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसका वजह से मैं आज स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अलामीन, आपकी बातें सुन के आज मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला, गंभीर तरह से इस बारे में सोचने का एक मौका भी मिला। और आई एम श्योर जितने भी लोग आपको अभी सुन रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि बंधुआ मजदूरी में किस तरह के शोषण होते, तकलीफें होती हैं। और आप 19 साल के हैं और आपने इतनी बातें हमारे सामने खोल के रखी, उसके लिए आपका दिल से बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए आसान थैंक नहीं यू मैम। था और मैं सही में दिल से आपका बहुत शुक्रिया कर रही हूँ। आपने टाइम निकाला, इतनी बातें इतनी हमसे शेयर की। और और आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें। और हम आपके साथ हैं, आप इसमें अकेले नहीं हैं। और जो जो सपोर्ट थैंक आपको चाहिए, गवर्नमेंट से, सोसाइटी से, हम सब से, हम वो आपको दे सकें। और जितने भी लोग हैं अपने सपने पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको भी सपोर्ट मिले। और अलामीन की जो स्टोरी है वो इंस्पिरेशन की तरह देखा जाए कि यू। आ, कि हम अपने लाइफ और अपने करियर के खुद हकदार हैं। और हम सबको गवर्नमेंट की सपोर्ट से या फिर जो सोशल सपोर्ट है उसके सहारे हम अपनी लाइफ को दोबारा से सही कर सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पर कि बल्कि हमें राइट सपोर्ट ढूंढने की ज़रूरत है, और उसको कैसे यूज़ करना है वो हमें आना चाहिए जो सिस्टम में है ना? जी मैम। तो मैम इस और एक बात है, काम तो सारा जीवन भी करना पड़ेगा। पहले पढ़ना लिखना चाहिए। इस बात में इस बात को कहने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। आज बहुत ज़्यादा मैं नाराज हूँ। तो इसलिए मैं लोग को समझ सके इसलिए ये बात बोल सका। नहीं अलामीन, ये बहुत अच्छी बात है। एक तो आपकी अपनी भाषा बंगाली है और आपने हिंदी में कोशिश की है, ताकि जो लोग ज़्यादा जो लोग हैं हिंदी में बातें समझते, ताकि आपकी ये मैसेज उन तक जाए। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, कि आपको सल्यूट है, आपने ये अटेम्प्ट किया। और आपका थैंक यू जो ये मैम। इंटेंशन है कि लोगों तक आप ये अपना मैसेज रखें कि एक तो पेशेंस रखो। अगर आप घर में चीज़ें खराब हुई है, आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अपने सपने तभी पूरे होंगे, है ना? तो ये मैसेज बहुत सही है, ये सबके लिए हम्म। एक्चुअली एप्लीकेबल है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सिक्योरिटी पे आपने इंटरेस्ट दिखाया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समाज में, क्योंकि लोग डिजिटली अवेयर नहीं हैं, इसलिए बहुत स्कैमिंग हो जाता है, वो फंस जाते हैं। तो ये आने वाले टाइम पे और लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। मैम सबसे पहले आपको थैंक्स करना चाहता हूँ इस बात की। जो मेरे स्टोरी है सबके पास आप सुना सकते हैं भेज सकते हैं। इस बात का आपको बहुत थैंक्स कहता हूँ। तो इस बात को मैं तो अगला कुछ नहीं कर सकी, लोगों को जान सके इस बात को आप लोग तक पहुँच रहा हो, पहुँच सकता हो। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको थैंक्स है। जो लोगों के पास ये सब वीडियो जाए, लोग जाने इस बात को, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स। नहीं प्लीज़, मेरा थैंक यू नहीं करे। थैंक यू आपका और आपके पेरेंट्स का और उन सभी इंस्टीट्यूशन का जो आपको सपोर्ट कर रहे। और आपने स्कूल से आए, आपने बात करने के लिए राज़ी हुए, आपने कहा आपको अपनी बात रखनी है। तो
आपके समय के लिए, आपकी साहस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ऑल द बेस्ट। और हम लोग टच में भी रहेंगे। और जो सपोर्ट आपको हमसे चाहिए होगा, प्लीज़ हेजिटेट नहीं करिए। आप बताइएगा ज़रूर हम किस तरह से आपके काम आ ठीक है। सकते हैं। और मिलके हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू।